खत्म हो गया। हाँ, एनसीएम खत्म हो गया और मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू हो गया। जल्दी आओ, जल्दी से बंद कर देना। और कोई बार है? चलिए, इस्लाम धर्म ये केशवरवादी धर्म है। केशवरवादी धर्म का मतलब क्या होता है? वह धर्म जो केवल एक ईश्वर में ही विश्वास करता है। हिंदू धर्म कैसा धर्म है? बहुदेववाद। हिंदू बहुदेववाद। और एक आता है कि एक ही ईश्वर है। वही महान है, उसके सिवा कोई नहीं। एक ही ईश्वर है, वह महान है, उसके सिवा कोई नहीं। यही कारण है कि इस धर्म में कट्टरता आ जाती है। हिंदू धर्म यहाँ कट्टर क्यों नहीं बन पाया शुरू से? क्योंकि इसमें ईश्वर ही अनेक हैं। जब अनेक ईश्वर हैं तो सबकी बातों पे मानता है, तो ये सहिष्णु धर्म कहा जाता है। इस धर्म के जो संस्थापक हैं उनका नाम है हजरत मोहम्मद साहब। माइक नहीं लाया, आवाज नहीं जा पा रही है। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब इस धर्म के संस्थापक है। इनका जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व ईस्वी। बहुत पुराना धर्म नहीं है। 570 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? मक्का में इनका जन्म हुआ 570 ईस्वी में। और 610 ईस्वी 610 ईस्वी में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई और हीरा नामक पहाड़ी गुफा में हीरा पहाड़ी गुफा हीरा नामक पहाड़ी गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान जब प्राप्त हो गया तो पहला उपदेश अपनी पत्नी को दिए। पहला उपदेश अपनी पत्नी को दिए, जिनका नाम था खदीजा। प्रथम उपदेश अपनी पत्नी खदीजा को। यदि क्वेश्चन पूछता है कि मोहम्मद साहब के प्रथम शिष्य कौन था, तो उनकी पत्नी खदीजा था। खदीजा। फिर अपने धर्म का प्रचार करने लगे।
धर्म का प्रचार शुरू किए तो वहाँ यहूदी धर्म के लोग थे, वो लोग इनको प्रताड़ित किए। और जब प्रताड़ित किए तो 622 ईस्वी में मक्का छोड़ के मदीना चले गए। कहाँ चले गए? मदीना। और इस्लाम में इसको हिजरत कहा गया है। हिजरत किसे कहा गया? किस घटना को? जब मक्का छोड़ के चले गए मदीना, इस घटना को कहा गया हिजरत। और इसीलिए इस्लाम में एक संवत चलता है, हिजरी संवत। हिजरी संवत। तो यदि क्वेश्चन पूछे हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी तो 622 ईस्वी में हुई थी। हिजरी संवत की शुरुआत कब हुई थी? 622 ईस्वी। किस घटना से हुई थी? जब मक्का छोड़ के मदीना गए। क्या? हिजरत में होता है पलायन। एक स्थान से छोड़ के जब आदमी दूसरे स्थान पे चला जाता है तो अरबी भाषा में इसको हिजरत कहा जाता है। ठीक, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे गांधी को तो गांधी जी भी हिजरत की बात करेंगे। वो कहते हैं कि अगर जो कोई अत्याचारी अत्याचार नहीं रोकता है, पहले तो सविनय अवज्ञा करो, उससे नहीं मानता है तो असहयोग करो, उससे नहीं मानता है तो हड़ताल करो, यदि उससे भी नहीं मानता है तो उसके जहाँ पे रह रहे हो उस स्थान को छोड़ के किसी दूसरे स्थान पे चले जाओ। जब तुम रहोगे ही नहीं तो किस पे शासन करेगा? इसी हिजरत की बात गांधी जी करेंगे। तो वही सिद्धांत अपनाए थे 622 ईस्वी में। हिजरत किया अर्थात मक्का छोड़ के चले गए मदीना, और इसी को इस्लाम में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। 632 में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। और एक ऐसा धर्म का पुजारी जो एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान, उनका कहना था कि अगर जो कुरान की बातों को मान जाओगे और इस्लाम को स्वीकार कर लोगे तब ठीक, यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें जबरदस्ती इस्लाम स्वीकार कराया जाएगा। तो इसीलिए आप धारणा बना लीजिए कि जो भी सुल्तान जबरदस्ती हिंदुस्तान में इस्लामीकरण कर रहे हैं, जब उनके गुरु नहीं सिखा गए तो क्यों नहीं करें? सर जब ऐसे आदर्शी थे यानी कि महान थे तो उनके मन में ऐसी भावना है, इस तरह का रूप क्यों बना रहे हैं? किसी को महान कौन बनाता है? हम आप बनाते हैं ना, आगे आने वाली पीढ़ी बनाती है, विद्वान बनाता है। तो कुल मिला के जब इन्होंने एक धर्म की स्थापना कर दी और उसको मानने वालों की संख्या एक बड़े तादाद में बढ़ गई, तो जब उनके ये आध्यात्मिक गुरु हो गए उनको महान तो होना है। लेकिन वो तो महान भी ना थे, फिर क्यों भगवान बनाए? इस तरह की बात है। उनका धर्म प्रचार का अपना कॉन्सेप्ट था, जैसे कि बुद्ध का धर्म प्रचार करने का अपना कॉन्सेप्ट था, बुद्ध का। जैन धर्म में महावीर स्वामी का अपना कॉन्सेप्ट था। शंकराचार्य का धर्म प्रचार करने का अपना कॉन्सेप्ट। शंकराचार्य क्या पद्धति अपनाए? डिबेट। लेकिन इनमें से कोई भी जबरदस्ती थोड़ा ना बनाए। नहीं, जबरदस्ती नहीं, लेकिन ये जो है इसलिए कट्टरता इसके पैदाइशी के साथ है। इस धर्म में इसमें कोई उसको बुरा मानने को हम किसी धर्म पे आक्षेप नहीं लगा रहे हैं। इस धर्म की पैदाइशी के साथ ही कट्टरता है कि जो इस धर्म को पैदा करने वाले हैं वह स्वयं कह रहे हैं कि यदि मेरे प्रवचन से मान जाते हैं तो ठीक है, यदि प्रवचन के आधार पे तुमको इस्लाम पसंद नहीं आ रहा है तो मैं तुमको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाऊंगा। मोहम्मद साहब जब मर रहे थे, मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो रही थी तो उनके सबसे नज़दीकी शिष्य थे, जो सबसे उनके करीब और सबसे प्रिय शिष्य थे, उनका नाम था अबू बकर। 632 में जब ये मृत्यु शैया पे थे
तो अबू बकर इनके शिष्य इनके पास में अबू बकर इनके प्रिय शिष्य थे। अबू बकर ने इनसे पूछा कि इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की हो गई है, यदि कोई समस्या आई तब क्या करेगी? ये आबादी क्या करेगी? तो इन्होंने कहा कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान कुरान में न हो। फिर कहे मान लीजिए कुरान में नहीं मिलता है तब कहे कि हदीस में ढूंढेगा। ये सारी पुस्तक जो मुस्लिम धर्म की है, जो बेस बुकें हैं इस्लाम की, कुरान फिर हदीस। फिर वो पूछे कि हदीस में कोई समस्या का समाधान अगर जो नहीं मिले तब मुसलमान क्या करेगा? तो कहे कि इज्मा में ढूंढेगा। इज्मा भी इनकी एक पुस्तक है। कहे कि इज्मा में न मिला तो कहे कयास में ढूंढेगा। ये चारों पुस्तक मोहम्मद साहब के प्रवचनों का संग्रह है। जैसे अपने 4 वेद हैं, उसी तरह से इस्लाम में 4 पुस्तकें मानी जाती हैं: कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। फिर पूछे कि यदि इन चारों में भी कोई समस्या ऐसी आ जाए आगे चलते कि उसका समाधान न मिले, तब मोहम्मद साहब ने कहा कि प्रत्येक मुसलमान स्वयं में राजा होगा। स्वयं में राजा होगा और अपना निर्णय स्वयं लेगा। इसीलिए ओसामा बिन लादेन और जितने स्वयं में निर्णय लेते हैं कि समस्या आ गई है कि दीन खतरे में और धर्म खतरे में है, तो हम निर्णय ले रहे हैं कि जिनसे खतरा है उन्हीं को खत्म कर देंगे। ठीक? इज्मा। अब वनडे के लिए अब इतना ही। अब इससे अंदर घुसेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इससे काम चलता है। मोहम्मद साहब के प्रवचनों का संग्रह है। उनके अनुयायी कर रहे थे। जैसे कबीर की जो पुस्तक है उसका क्या नाम? साखी शब्द रामायणी। साखी शब्द रामायणी है। तो कबीर तुमसे कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं यार। जो उनके पीछे थे वही सब इसका संग्रह कर रहे थे। जैसे कार्ल मार्क्स है, इतनी बड़ी पुस्तक लिख दिया दास कैपिटल, जो क्रांतिकारी पुस्तक है। उस पर एक पूरी दुनिया में एक समाज का निर्माण हो गया। दुनिया बट गई 2 भागों में, समाजवाद और पूंजीवाद। तो स्वयं कभी हाथ से कलम नहीं उठाया। वो तो पढ़ा लिखा था, लेकिन लिखने वाला कौन था? उसका मित्र था एंजेल। ये बड़बड़ाता था व्यवस्थाओं के बारे में और लिखता चला जाता था पुस्तक तैयार। हाँ, मोदी जी जो भाषण देते हैं उन सबका संग्रह है। जैसे संविधान लिखा गया, वर्ड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था और उसके परिणाम नहीं, उससे तुलना नहीं कर सकते। संविधान में कोई बोल नहीं रहा। संविधान में चर्चाएं हो रही थी, चर्चा के बाद हर एक टॉपिक बांट दिया गया था, चर्चा हो रही थी और जो बेस्ट था उसको संविधान में लिपिबद्ध किया गया था। चलिए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। मुसलमान अब बन गए। अब मुसलमान जब बन गए तो आक्रमण करेंगे। एक नया धर्म आ गया विश्व पटल पे, वो है इस्लाम। चलिए, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। कई बार पूछा गया है कि भारत पे
आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम किस समुदाय के थे? कौन थे? तुर्क, मुगल, अरब, इनमें से कोई नहीं? अरबी। हाँ, भारत में पहला तुर्की जो मुस्लिम आक्रमण होता है वो 712 ईस्वी में हुआ और इस आक्रमण का नेता था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम। इस आक्रमण का कारण क्या था? खलीफा के समान खलीफा भी कहलाए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी धर्मगुरु बने उन्हीं को खलीफा कहा गया। तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद प्रथम खलीफा जो बने उसको नोट कर लेना, वो अबू बकर। 4 खलीफा हुए स्टार्टिंग में। पहले हुए अबू बकर, दूसरे हुए उमर, तीसरे हुए उस्मान और चौथे हुए अली। यही अली की मृत्यु के बाद इस्लाम 2 भागों में बट गया, शिया और सुन्नी। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। इनकी मृत्यु के बाद झगड़ा ये हुआ कि प्रथम खलीफा का हक किसको दिया जाए, अली को कि अबू बकर को। जो कहते थे कि अली को बनना चाहिए था तो उनको कहा गया शिया, और जो कहते थे कि सुन्नी को बनना चाहिए था तो उनको कहा गया, अबू बकर को बनना चाहिए तो उनको कहा गया सुन्नी। और इसी के बाद करबला का युद्ध लड़ा गया। करबला का युद्ध। इसलिए आज से आप लोग जान लीजिए कि ताजिया में जो अपने पीठ पे कोड़े से मारते हैं वो कौन है? शिया है। हाँ, शिया संप्रदाय का नेतृत्व हसन और हुसैन कर रहे थे। हसन और हुसैन दोनों भाई थे और अली के लड़के थे। मोहम्मद साहब के दोनों नाती थे। शिया और सुन्नी, शिया संप्रदाय का नेतृत्व कर रहे थे और यही करबला के युद्ध में पराजित हो गए। कहाँ सुन्नी को सुन्नी वाले तो ताजिया के विरोध करते हैं। इस समय तो एक सहिष्णुता का भाव है जिसमें किसी सुन्नी सब शामिल होते हैं। आगे चल कर हम लोग मध्यकाल में देखेंगे कितने शासक हैं जो कि ताजिया पे रोक लगाती है। ताजिया का त्यौहार जो शिया संप्रदाय का है, और ये इसलिए अपने आप को जो है मानते हैं। यही कारण है कि किसको कहते हैं, शिया वाले गिरगिट को देख के उसको मारते हैं, सब गिरगिट को। इसमें एक कथा है कि हसन हुसैन एक कुआं में छुपे हुए थे और मकड़ी जो है जाला बूंदी थी ऊपर से, तो मकड़ी को शिया वाले अपना मित्र मानते हैं और गिरगिट को दुश्मन। जब सुन्नी संप्रदाय के लोग इन लोगों को खोजते हुए आए तो गिरगिट तो अपने स्वभाव से गर्दन हिलाता रहता है। इशारा किया तो ना, वो गिरगिट हिलाया, ये मारे गए। तो ये है, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, वनडे में इतना बहुत नहीं पूछा जाता है। हम बता दिए कि 4 खलीफा हैं जो स्टार्टिंग पीरियड में, उनके मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी हुए उनको खलीफा कहा गया। चलिए, मोहम्मद बिन कासिम। आक्रमण का कारण है खलीफा के कुछ सामान को लेके जहाज श्रीलंका से जा रही थी। कहाँ पे खलीफा कहाँ रहा था? अरब कंट्री में। तो उसी सामान को लूट लिया गया सिंध के डाकुओं द्वारा। सिंध प्रांत के डाकू थे, तो सामान को लूट लिए। और जब लूट लिए तो खलीफा का गवर्नर था ईरान का अल हज्जाज।
अल हज्जाज ईरान का गवर्नर था, उस समय फारस नाम था इसका, वहाँ का गवर्नर था। सिंध का शासक उस समय था दाहिर। जिस समय खलीफा की जहाज लूटी गई उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर। अल हज्जाज दाहिर से कहा कि आप सामान की क्षतिपूर्ति दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है? देखो, इस युद्ध का जो सिंध में पहला आक्रमण हुआ अरबों का, उसका कारण यह था कि खलीफा के सामान को लेके श्रीलंका से एक जहाज जा रही थी अरब। रास्ते में पड़ता है सिंध प्रांत, अरब सागर के किनारे सिंध प्रांत। वहाँ का राजा था दाहिर। कहाँ का राजा था? सिंध का। दाहिर राजा था। सिंध के डाकू इस जहाज को लूट लिए। सिंध के डाकू खलीफा के जहाज को लूट लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? लूट लिए तो अल हज्जाज जो खलीफा का गवर्नर है, खलीफा का गवर्नर है, और कहाँ पे है इस समय? उस समय फारस में, जिसको हम इस समय ईरान कहते हैं। अर्थात फारस का गवर्नर था अल हज्जाज। ये कहा दाहिर से कि जो सामान लूटा गया है आपके राज्य में लूटा गया, तो इसलिए आप क्षतिपूर्ति दीजिए। दाहिर क्षतिपूर्ति कर देने से इनकार कर दिया। अब कुछ क्लियर हुआ? अभी नहीं हुआ? कहानी टाइप का तो है यार। खलीफा का सामान लेके जहाज श्रीलंका जा रही थी अरब। रास्ते में सिंध में लूट लिया गया। सिंध का राजा था दाहिर। दाहिर से अल हज्जाज जो खलीफा का गवर्नर था, वो कहा कि इसका क्षतिपूर्ति दो। दाहिर का हम नहीं देंगे। तो इसलिए दंड देने के लिए क्या किया? अपने दामाद अल हज्जाज अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण के लिए भेजा। आप लोग बस इतना ही याद रखो, इतना अंतर तक याद करने की जरूरत नहीं है कि भारत का प्रथम आक्रमण किसका हुआ? तो अरबों का हुआ। मोहम्मद बिन कासिम क्या था? अरबी था, तुर्की नहीं था। भारत का प्रथम आक्रमण किसका हुआ? मुसलमानों के अरबी प्रजाति का आक्रमण था। और प्रथम आक्रांता कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और कब किया? तो 712 ईस्वी। बस, इससे अधिक आप लोगों की जरूरत नहीं। ठीक ना? आक्रमण किया और सिंध की राजधानी थी देवल। देवल को जीत लिया। दाहिर लड़ता हुआ युद्धभूमि में मारा गया। लड़ता हुआ युद्धभूमि में मारा गया। और जब मारा गया तो इसकी दो बेटियां थी। किसकी? दाहिर की, सूर्याबाई और परिमल बाई। देवल पे अधिकार किया। दाहिर लड़ते हुए मारा गया। उसकी दो बेटियां गिरफ्तार कर ली गई, सूर्याबाई और परिमल बाई। इन दोनों बच्चियों को मोहम्मद बिन कासिम लेके गया खलीफा को भेंट करने के लिए, खलीफा के उपहार के लिए कि ये बच्चियां उपहार के रूप में जाएंगी कहाँ पे? खलीफा के पास। अब धर्म कट्टर क्यों ना हो? अब खलीफा विश्व के धर्मगुरु थे इस्लाम, और इनको पुरस्कार क्या मिल रहा है? स्त्री। जबकि हर एक धर्म कहता है कि इससे जो ऊपर हो जाओ। अभी खलीफा इसी में फंसे हैं। सूर्याबाई परिमल बाई को लेके गया कि खलीफा को भेंट करेंगे। ये दोनों
खलीफा से कहें कि हम आपसे अकेले में मिलना चाहते हैं। खलीफा मिले और मिलने के बाद कहीं सर कि हम लोग आपके लायक नहीं। खलीफा पूछे क्यों? कहे कि आप इतने बड़े पंडित हैं, पंडित का मतलब इतने बड़े गुरु हैं, और हम लोग आपको सौंपने के पहले हम लोगों का तो हमारे भंग कर चुका है कौन? मोहम्मद बिन कासिम। खलीफा आदेश दिए मोहम्मद बिन कासिम को घोड़े के पूंछ में बांध दिया जाए और तब तक घोड़ा दौड़ा जाए जब तक इससे एक अंग बाहर निकल जाए। और ये दोनों बच्चियां जो है वहीं पे जा रहा के आत्महत्या कर। इतनी कहानी की जरूरत नहीं है, बस बता दे रहा हूँ। इतना ही याद रखो, प्रथम आक्रांता कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। किस प्रजाति का मुसलमान था? अरबी प्रजाति का। कब किया था? 722। चलिए पांच पीरियड में पूरा मेडिकल खत्म करना है। 5 पीरियड बस, इतना ही इजाजत है। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास हम लेते हैं गर्मी में, जब इधर से क्लास खत्म हो जाता है तो मैं क्लास लेता हूँ एक्स्ट्रा। चलिए अगला है भारत पर तुर्कों का आक्रमण। ये अरबी आक्रमण है और अगला तुर्की आक्रमण। तो सर कहा जाएगा भारत यहीं से गुलाम हो गया? हाँ, गुलाम भारत स्वतंत्रता तो 1947 में मिली, लेकिन गुलाम कब बना था? किसका गुलाम? सर भारत इसी गुलाम कहा जाता है, भारत तो आजाद हुआ इतना, तो गुलाम कब बना? किसी का गुलाम था भाई। 518 BC भारत में पहली गुलामी आई, लेकिन वो क्षत्रिय गुलामी था, पूरा भारत गुलाम नहीं हुआ था। भारत में प्रथम आक्रमण विदेशी यही माना जाता है 518 BC में। दारा प्रथम मैं पढ़ाया हूँ, अब उस समय सब लोगों को सिकंदर पता था। दारा प्रथम भारत में प्रथम आक्रांता था, कोई विदेशी। दारा प्रथम जब आक्रमण किया तो सिंध वाले बेल्ट को जीत लिया, तो भारत का एक हिस्सा तो गुलाम हो गया उस समय। ठीक है, गुलाम होता रहा, आजाद होता रहा। और दारा प्रथम फारसी था। यदि क्वेश्चन आप लोग से पूछे कि प्रथम आक्रमण भारत पे किसका हुआ था, तो फारसियों का हुआ था। दारा के बाद फारसियों के बाद कौन है? यूनानी। यूनानी का है सिकंदर। ठीक, अब याद आ रहा है सिकंदर को, सबको याद होगा। सिकंदर यूनान का था, भारत का आक्रमण किया, पोरस से युद्ध हुआ। ठीक, यूनानियों के बाद आए शक। शक में कौन है? अभी तो कनिष्ठ पढ़ कहते हो। नहीं, शक नहीं, कुषाण आए। कुषाण तब शक आए, पहले आए कुषाण। कुषाण आए। ऐसी कुषाण का कौन था? कनिष्ठ, जिसको हम लोग पढ़े कि इस वंश के संस्थापक कौन? कुजुल कड़फिसेस। अब कुश वंश का सबसे महान शासक कौन हुआ? कनिष्ठ। फिर शकों का आक्रमण हुआ। शकों का आक्रमण हुआ, हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन जीतने का प्रयास किए। इसके बाद आपके देश पे आ रहा है अरबी। अरबी देखिए, अभी जो मोहम्मद बिन कासिम आई, अरबी के बाद अपने देश में आएंगे तुर्की, जिसमें मोहम्मद गजनवी से शुरू होगा, गोरी आएगा और फिर सल्तनत की स्थापना हो जाएगी। इनके बाद मुगल आ जाएंगे। मुगल, बाबर आएगा, पानीपत का युद्ध लड़ेगा और मुगल वंश की स्थापना कर देगा। मुगलों के बाद आ जाएंगे अंग्रेज। अंग्रेजों में इतने आक्रांताओं में अंतर क्या है? क्या अंतर? ये जब आए ना, हाँ, तो यहाँ की और ये अंग्रेजों के पहले जितने हैं, मुगल हैं, तुर्की हैं, अरबी हैं, शक हैं, कुषाण हैं, यूनानी हैं और फारसी हैं, ये जितने भी आए
ये सब के सब भारतीय बन गए। ये भारत से 1 रुपया भी बाहर कहीं नहीं लेके गए। अंग्रेज आए तो ये भारत से सब कुछ लेके ब्रिटेन लेके चले जाते। यही कारण है कि अपने आर्थिक शोषण हुआ और सबसे अधिक गरीबी इसी बीच में हुई, अंग्रेजों के शासन का। इसलिए इनका शासन जो है सबको याद है कि हम कब गुलाम हुए। तो किसी बच्चे से पूछेंगे तो हम लोग कहेंगे, वो बच्चा बताएगा कि जब अंग्रेजों के गुलाम। नहीं, इतने गुलाम हम लोग। इतना गुलाम क्यों हो रहे थे, इतने आक्रांता आ क्यों रहे थे? हम लोग एक सूत्र में बंधे नहीं थे और घर का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। ठीक है, एक सूत्र में नहीं बने थे। और एक तरफ से लैंड जल से हम लोग लाख हैं पूरा जो है। एक तरफ अरब सागर, दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। अलग हिंद महासागर का ही दोनों पार्ट है। ऊपर हिमालय पर्वत, पश्चिमोत्तर का जो मार्ग है वो खुला हुआ है, जो सेंट्रल एशिया, ये सब सेंट्रल एशिया से ही आ रहे थे, मध्य एशिया से आ रहे थे। खैबर पख्तूनवा दर्रा जो है वही रास्ते से आते थे। यदि भारत रेगिस्तान होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तब क्या ये आते? नहीं आए। यहाँ के सामने थे। तो इसीलिए जानते हो एक फार्मूला चलता है इतिहास में, B + T = P। ब्यूटी सुंदरता, प्रॉस्पर्टी अर्थात समृद्धि। ये दोनों तभी आपके पास बची रहेंगी जब आपके पास पावर अर्थात शक्ति हो। भारत एक ऐसा देश जो समृद्ध भी है, क्योंकि सुंदर तो है। आखिर ये बताओ, भारत के लोग सुंदर नहीं होते तो सबसे अधिक विश्व सुंदरी अब तक चुनी गई है भारत से, है कि नहीं? मिस वर्ल्ड है, फिर ये एक यूनिवर्स का चुनाव होता है। तो ये दोनों सुंदरता प्लस टैलेंट, वो सब कुछ टैलेंट में है ना। तो क्या चाह रहे हो? अरे तब भी ये बताओ, अन्य से वो सुंदर होती हैं कि नहीं? हाँ? उसमें सुंदर आखिर ये बताओ, कौन जो चुनी गई है? कोई कानी है, कोई लंगड़ी है, कोई गूंगी है, हाँ? या कोई काली है? कोई बताओ। अरे भाई, चुनाव के जो अनेक प्रश्न होते हैं उसमें से एक जो शारीरिक सुंदरता है वो अभी होता है, और बाकी टैलेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे अधिक भारत की चुनी गई मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स, तो कुल मिला के सुंदरता तो भारत में है। समृद्धि, जब दुनिया केवल शिकार खेल रही थी उस समय अपने यहाँ क्या हो रहा था? कपास की खेती, नील की खेती, अनाज की खेती। तो ऐसा देश समृद्ध नहीं होगा। अब जब भारत में शक्तिशाली शासक आए तब जो है दुश्मन इसकी तरफ देखा भी नहीं। सम्राट अशोक भी था, चंद्रगुप्त मौर्य भी था, गुप्त वंश के शासक थे, समुद्रगुप्त था। इस जमाने में क्यों नहीं आक्रमण हुए? क्योंकि उनको पता था कि हम आक्रमण करेंगे सफल नहीं होंगे। लेकिन वो भी रेकी करते रहते थे कि कब एक कमजोर शासक आ रहा है कि तुरंत जो है आक्रमण करते थे। आक्रमण करने के बाद जीत लेते थे। सोचो कि व्यापारी बन के अंग्रेज आए और जितने शासकों का मैंने नाम लिया, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार, या फिर आप आगे चल के देखिए समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये भी अकबर, ये भी तो भारतीय ही हो गए थे। इसमें से कोई भी शासक होता तो क्या अंग्रेज सफल हो पाते? अंग्रेज तो उस समय आए जब हम लोग, हमारे देश में इतने विभीषण पैदा हो गए थे कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों से साठगांठ करते थे। उस समय अंग्रेज आए तो भारत तो स्वयं, एक क्वेश्चन आता है मेंस में यूपीएससी के कि भारत अचानक जीत लिया गया। भारत को जीतने का अंग्रेजों का मंसूबा ही नहीं था। भारत तो अपने आप झोली में आके पड़ गया। ये क्वेश्चन है। तो उस समय जब हम देखेंगे
कि मुगल हैं, मुगलों में सब पतन हो चुका है, मराठे हैं, मैसूर है, सिख हैं, सब के सब आयु के उत्तराधिकारी, बंगाल का नवाब मीर जाफर मीर कासिम, ये स्वयं जब न्योता दे रहे हैं कि हमको जीतिए, तो क्यों नहीं जीते? मुट्ठी भर आए, उसके बाद जीत के साम्राज्य की स्थापना कर ली। तो इतने बार हम गुलाम हुए हैं, एक बार गुलाम नहीं हुए। चलिए, भारत पर तुर्की आक्रमण। भारत पर तुर्की आक्रमण। जब भारत पर तुर्की आक्रमण की बात है तो प्रथम तुर्की आक्रांता गजनवी है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण की बात आए तो मोहम्मद बिन कासिम है। यदि भारत में यह कह दिया जाए कि प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम, प्रथम अरबी तो मोहम्मद बिन कासिम। तुर्की जब आएगा तो कौन है? गजनवी। चलिए, तुर्क कौन थे? तुर्क चीन के उत्तर पश्चिम सीमा पर रहने वाले बर्बर एवं लड़ाकू जनजातियां थी। कौन थे? चीन के उत्तर पश्चिम सीमा पे, और वही क्षेत्र किसका है? टर्की का। तुर्की का नक्शा उठा के देखोगे तो उसी क्षेत्र में टर्की पड़ता है। और ये लड़ते झगड़ते आ गए थे चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा पर। ये जब इस्लाम स्वीकार कर लिए, ये जनजातियां क्या की? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। तो इनका मात्र दो ही उद्देश्य था। इस्लाम स्वीकार करने के बाद इनका मात्र दो उद्देश्य था। पहला उद्देश्य था कि बृहद मुस्लिम संप्रदाय की स्थापना, साम्राज्य की स्थापना, बृहद मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना पहला उद्देश्य। जब इस्लाम स्वीकार किए तो एक बहुत बड़े मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना इनका पहला उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य ये था कि बड़े स्तर पर इस्लाम धर्म में लोगों को शामिल करना। कहने का मतलब क्या है कि जो अन्य धर्म के लोग हैं, अधिक से अधिक लोगों को क्या करना है? मुसलमान बना देना है। लड़ाकू थे, इसी उद्देश्य के साथ तुर्कों द्वारा भारत की ओर कूच किया गया। जिसका प्रथम आक्रांता कौन है तुर्कों में? महमूद गजनवी। तुर्क कौन है? चीन के उत्तर पश्चिम सीमा पर आने वाले लड़ाकू एवं बर्बर में होता असभ्य, जो सभ्य नहीं है। उनका एक ही धर्म है, मार काट और लूटपाट। जब ये इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए तो इनका मात्र दो उद्देश्य हो गया जीवन का, कि बड़े साम्राज्य का स्थापना करेंगे और अधिक से अधिक आबादी को इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कर देंगे। यही उद्देश्य था तुर्कों का। और इसी में पहला आक्रांता कौन है? महमूद कौन? महमूद गजनवी।
पढ़ा दे हो गया। महमूद गजनवी महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की आक्रांता। फिर कंफ्यूजन के लिए मैं एक बार दूर करना चाहूंगा कि पहला कौन है? अरबी है। जब प्रथम मुस्लिम पूछा जाएगा तब वही सही होगा। अगर जो प्रथम अरबी पूछा जाएगा तब भी वही सही होगा। और जब ये पूछा जाएगा प्रथम तुर्की आक्रांता कौन है तब गजनवी होगा। चलिए कब इसके आक्रमण का कारण प्रथम तुर्की आक्रांता एक बार नहीं 17 बार आक्रमण करेगा। 17 बार। इसके आक्रमण का जो उद्देश्य था वो अन्य तुर्कों से अलग था। गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य, गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत से धन लूटना। भारत में साम्राज्य स्थापित करना ही क्यों नहीं चाह रहा था? क्योंकि यहाँ ये सफल नहीं था, वहाँ सफल था, अपने वहाँ सफल था, स्टेब्लिश था, और यहाँ से इसको धन सफलता चाहिए। हाँ, दरअसल वो एक योजना बनाया था कि भारत से के धन से मैं मध्य एशिया में साम्राज्य का विस्तार करूंगा। इसलिए उसका उद्देश्य भारत पे आक्रमण करने का केवल जो धन लूटना था। प्रथम आक्रमण इसका, गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में हिंदू शाहिया वंश के खिलाफ। और हिंदू शाहिया वंश शासन कहाँ कर रहा है? हिंदू शाहिया वंश उस समय शासन कर रहा था काबुल वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान में। हिंदू शाहिया वंश कहाँ पे था? अफगानिस्तान पे। हाँ, एक कनिष्क के वंशज थे सब। अफगानिस्तान के काबुल घाटी में हिंदू शाहिया वंश का उस समय जो शासक था उसका नाम था जयपाल। हिंदू शाहिया वंश के शासक का नाम था क्या? जयपाल। 1000 ईस्वी में आक्रमण किया, जयपाल पराजित हुआ। जयपाल क्या हो गया? पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद अपने आप को इतना अपमानित महसूस किया कि अग्निदाह कर लिया। जयपाल चिता में कूद के अपने आप को जला दिया। तो इतना आप लोग दिमाग में बैठाओ कि प्रथम आक्रमण जो गजनवी का हुआ 1000 ईस्वी में हुआ, और जो प्रथम आक्रमण हुआ हिंदू शाहिया वंश के खिलाफ हुआ। हिंदू शाहिया वंश का उस समय शासक था जयपाल। जयपाल युद्ध में गजनवी से पराजित हुआ और अपमानित मानकर चिता में कूद कर अपने आप को जला दिया। हुआ कुछ के लिए तेज चल रहा हूँ काम है।
तुम लोग बताओ, समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? इतना स्लो में नहीं समझ में आया कि क्या। बहुत स्लो चल रहा हूँ। अब इससे स्पीड में तो सिविल पे चलते हैं। अभी वनडे की अपेक्षा काफ़ी हम डीप में चले जा रहे हैं। वनडे में तो बस यही है कि प्रथम आक्रमण किसने किया, अंतिम आक्रमण किसने किया, कहाँ क्या हुआ। चलो एक बार और रिपीट करता हूँ। 1000 ईस्वी में पहला इसका आक्रमण हुआ। किसके खिलाफ? हिंदू शाही वंश के खिलाफ। शासक कौन था? जयपाल। जयपाल हार गया और अभी में कूद के अपना जान दे दिया। 1000 से लेके 1027 ईस्वी तक गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनवी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? 17 बार। और यह धारणा आप लोग भूल जाना है कि पहले के लोग कहते हैं कि 17 बार आक्रमण किया और 1 बार जीता। गजनवी 1 बार भी भारत में पराजित नहीं हुआ था। गजनवी की सेना को अजेय सेना माना जाता था। 17 बार आक्रमण किया और 17 बार विजय हासिल की। 17 बार जीत हासिल किया। तो इसका प्रथम आक्रमण कब है? 1000 ईस्वी में, ठीक। और अंतिम आक्रमण कब? 1027 ईस्वी में आक्रमण किया। 27 साल तक है। हाँ, कंटिन्यू हर साल आक्रमण करता था। हाँ, भारत पे आक्रमण करता था, लूटता था और फिर वापस चला जाता था। पहला आक्रमण इसका हिंदू शाही वंश के खिलाफ हुआ और इसका अंतिम आक्रमण जो हुआ था जाटों के खिलाफ हुआ था। जाट कहाँ रहते हैं? पंजाब वाले क्षेत्र में, अर्थात पंजाब। हाँ? नहीं आ रहा है। क्योंकि जाटों में मतलब जो सेना लेती रहता है धन लेके तो पीछे से हमला कर देते थे और हमला करके किसी के बाद दफना देते थे, जिससे मालूम चलता था। तो मतलब कहाँ पढ़े? इतना याद रखो कि जाटों ने भी नहीं हरा पाया। इसका अंतिम आक्रमण था। इसकी वजह से ना कि मतलब इनका लूटता हुआ धन जो जाट लूटते थे, जिसकी वजह से इसीलिए जाट जो है इसको जब ये लूट के धन जा रहा था 1025 ईस्वी में सोमनाथ को लूट के जा रहा था, तो उस समय जाट इसको परेशान किए थे। फिर 1027 में आक्रमण करके जाटों को दंडित किया। ये है। नहीं, मतलब मेरा कहना ही था कि आपने भी कहा कि वो एक बार भी पराजित नहीं हुआ। एक बार भी पराजित नहीं हुआ। कभी गजनवी पराजित ही नहीं हुआ भारत में। किसी अच्छी किताब को उठा के देखना या किसी किताब को उठा के देखना, कहीं पे भी किसी भी युद्ध में गजनवी पराजित नहीं हुआ। चलिए, पहला आक्रमण 1000 ईस्वी और अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में। और इसका सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा। अर्थात ये गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात में ही पड़ता है कौन सा? सोमनाथ मंदिर। और वहाँ इतना संपत्ति इसको मिली कि उस समय के इतिहासकार कहते हैं कि 1000 ऊँटों पर लादा और 1000 ऊँट कराहते हुए काबुल पहुंचे थे। इतना सोना इसको मिला था। इसको हटाए। चलिए, 1025 सोमनाथ पर आक्रमण। यहाँ के शासक कौन थे? मूलराज प्रथम या भीम प्रथम, इनका कहीं कहीं मिलता है, दो नाम मिलता है, मूलराज प्रथम या भीम प्रथम। ये चालुक्य वंश के शासक थे।
किस वंश के थे? चालुक्य वंश के शासक थे भीमराज प्रथम। इन्हीं के साम्राज्य पे आक्रमण किया, इन्हीं के राज्य में था सोमनाथ मंदिर। राजा राजधानी छोड़ के भाग गया। भीम प्रथम राजधानी छोड़ के भाग गए और गजनवी इच्छा पूर्वक पूरे जो है गुजरात को लूटा, विशेषकर सोमनाथ को, और यहाँ संपत्ति लेके चला गया कहाँ? अपने देश अफगानिस्तान था, काबुल। क्लियर? आज अफगानिस्तान क्यों अशांत रहता है? सर अखाड़ा था वो पूरी तरह से ना, कभी एस्टेब्लिश हुआ ही नहीं कोई बढ़िया वो वैसा। हाँ, कबीलाई है वहाँ पे, कभी एक सूत्र में नहीं बन पाए। यही कारण है कि कभी जो रहता है, लुटेरे तो शुरू से ही रहे। इस तरह से लूटते लूटते 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो गई। जीवन में लूटता रहा और 1030 में मर गया। क्या हुआ? क्या करेगा? हाँ? वो तो मरना किसी को नहीं। इसीलिए साम्राज्य के साथ ध्यान नहीं दे सकते। चलिए, तो कितना गजनवी से क्या क्या बस याद करना है कि भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की तो गजनवी। भारत में पहला आक्रमण कब हुआ? तो 1000 ईस्वी में। किसके खिलाफ? हिंदू शाही वंश के खिलाफ। शासक कौन था? जयपाल। बस इतना है। अंतिम आक्रमण कहाँ हुआ? पंजाब जाटों के खिलाफ। और जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वो है 1025 ईस्वी सोमनाथ का आक्रमण। और 1000 से लेके 1027 के बीच में 17 बार आक्रमण किया। इतना ही याद रखो। 4 पॉइंट और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। चलिए, आगे बढ़े। चलो, सिक्का गजनवी के सिक्के जो पूछे जाते हैं, जो एक सिक्का चलवाया तो सिक्के के एक तरफ, बात ना करो, सिक्के के एक तरफ अरबी भाषा में और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में लेख लिखवाया। और संस्कृत भाषा में लिखवाया था अव्यक्तम महमूद अवतार। संस्कृत भाषा में अपने सिक्के पे लिखवाया अव्यक्तम महमूद अवतार। इसका मतलब अरबी भाषा में लेख लिखा। जैसे सिक्के पे दोनों तरफ नहीं लिखा जाता है कुछ ना कुछ, तो उसी तरह से एक तरफ अरबी भाषा में लिखवाया, दूसरी तरफ लिखवाया संस्कृत भाषा में। और संस्कृत भाषा में जो लिखवाया था अव्यक्तम महमूद अवतार, अपने आप को अवतार माना। हिंदू धर्म में अवतार किसका होता है? भगवान का। तो ये भी अपने आप को भगवान मानता है। चलिए, इसकी एक उपाधि थी, गजनवी की उपाधि।
बुद्ध सिकंद। गजनवी किसका उपाधि लिया था? बुद्ध सिकंद का। अब बुद्ध सिकंद का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्योंकि भारत में जब भी आक्रमण किया तो मूर्तियों को क्यों तोड़ते थे, मंदिर को क्यों लूटते थे? जो मंदिर होता था, क्योंकि उस समय मध्यकाल में भारत के मंदिर बैंक थे। भारत के मंदिर क्या थे? बैंक थे। लोग जो है वहाँ पे अपना पैसा रखते थे, तो इसीलिए इकट्ठे एक ही जगह पा जाते थे, वहीं पर लूटते थे। अब लूटने के क्रम में मंदिर को भी तोड़ देते थे, क्योंकि दीवार में भी पैसा रहता था। पूरा मंदिर ध्वस्त, मूर्ति ध्वस्त। सोमनाथ मंदिर को लूटा। लूटने के बाद सोमनाथ की जो शिवलिंग है शंकर जी का, उस लिंग को तोड़वाया, और तोड़वाने के बाद उसके छोटे छोटे टुकड़े को गजनी के जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर लगवाया। किसका? शिवलिंग के टुकड़े को, ताकि मुसलमान जब नमाज पढ़ने जाएं तो पैर से रौदते हुए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें थी उसकी। चलिए, गजनवी के दरबार के जो विद्वान थे उनको देख लीजिए। विद्वानों से क्वेश्चन पूछता है। 3 विद्वान हैं, कोई बताएगा एक का जो बहुत फेमस है, इसके साथ भारत को आया था। गजनवी के साथ भारत आने वाले विद्वान एक ही आया था, बाकी 2 नहीं आए। अल-बरूनी का नाम सुने हो? ये किसके साथ भारत आया? गजनवी के साथ। दूसरा है फिरदौसी। और तीसरे विद्वान का नाम है कुतुबी। इनकी पुस्तकें पूछी जाती हैं तीनों की, अल-बरूनी, फिरदौसी और कुतुबी। अल-बरूनी किस किताब का लेखक है? हाँ? किताब उल हिंद, या इसका दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद। एक ही पुस्तक है, तो इसके 2 नाम, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक किताब लिखा। अल-बरूनी प्रथम मुसलमान है, प्रथम मुसलमान जिसने पुराणों का अध्ययन किया। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? अल-बरूनी। अल-बरूनी गणित, खगोल, तर्कशास्त्र इत्यादि विषयों का ज्ञाता था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन है? अल-बरूनी। ये मल्टी टैलेंटेड था। इसको गणित, खगोल, तर्कशास्त्र इत्यादि ये सब विषय आते थे। अगला है फिरदौसी। इसकी पुस्तक क्या नाम है? शाहनामा। फिरदौसी, इसकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। और इसको पूर्व का होमर कहा जाता है। पूर्व का होमर।
इसको होमर कहा जाता है। फिर होमर क्या थे पश्चिमी दुनिया में? होमर का नाम कोई इंग्लिश से BA में है? होमर क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या थे होमर? हाँ हाँ, तो वहाँ के विद्वान है तो उन्हीं से तुलना इसकी की जाती है फिरदौसी की। इसको जो पूर्व का होमर कहा जाता है। चलिए, उत्तबी, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? ये तीनों पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। किताब उल यामिनी, ठीक ना? ये जो पुस्तक लिखे उसका नाम है किताब उल यामिनी। या इसका नाम दूसरा है तारीख है यामिनी। किताब एक ही है, दो नाम है, किताब उल यामिनी या तारीख है यामिनी। यामिनी गजनवी का वंश था। गजनवी किस वंश का था? यामिनी वंश का था। गजनी तो उसकी उपाधि थी, उसकी राजधानी के नाते जो है वो उसका नाम था महमूद, और जो राज्य था, जो राजधानी थी वो गजनी थी, इसलिए उसका जो है अपने नाम के साथ ही टाइटल लगा दिया है। जबकि इसका वंश है यामिनी वंश। और इसी पुस्तक में गजनवी के भारत आक्रमण की सूचना मिलती है। गजनवी के भारत के बीच विजय की जानकारी प्राप्त होती है। किस पुस्तक से? किताब उल यामिनी। चलिए, अगला तुर्की कौन है? मोहम्मद गोरी। कै बज गया? 4:10। कै बजे तक क्लास है? 4:30 तक। चलिए, मोहम्मद गोरी, गजनवी के बाद गोरी। एक बार फिर निकाल कर लो, गजनवी में याद क्या करना है। प्रथम तुर्की आक्रांता गजनवी। प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी। किसके ऊपर? सिंध के शासक, सिंध के नहीं, हिंदू शाहिया वंश के खिलाफ। हिंदू शाहिया वंश शासन कहाँ कर रहा था? अफगानिस्तान के काबुल घाटी में, ठीक। और शासक कौन थे? जयपाल। जयपाल पराजित हुए, अग्नि में कूद के आत्मदाह कर लिए। अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के खिलाफ, और महत्वपूर्ण आक्रमण सोमनाथ मंदिर। इसके दरबार में इसी के साथ अलबरूनी भारत आया था, जो भारत का विशद वर्णन किया है। उत्तबी, इसके किताब का नाम है किताब उल यामिनी। हाँ, उत्तबी इसका दरबारी इतिहासकार था। गजनवी का दरबारी इतिहासकार, जो दरबार में रहता था, दरबारी इतिहासकार कौन है? उत्तबी। अलबरूनी इसके साथ भारत आया। चलिए, अगला शासक है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी, इसको हटा दे। मोहम्मद गोरी अब यही अंतर है कि यही गजनवी और गोरी, सिविल के क्लास में गजनवी लेता है 3 पीरियड और गोरी लेता है लगभग वो भी 2-3 पीरियड। गजनवी, गोरी, इस्लाम सब एक ही पीरियड में खत्म हो रहा है। इतनी जरूरत भी है वनडे में। मोहम्मद गोरी
इससे आपको फैक्ट क्या याद रखना है, गजनवी क्या है, भारत में प्रथम तुर्की आक्रांता और गोरी भारत में तुर्की साम्राज्य का नींव रखने वाला। भारत में तुर्की साम्राज्य का नींव रखा कौन, मोहम्मद गोरी। 1073 में नहीं 1173 में 1173 ईस्वी में अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य गोर, इसके राज्य का क्या नाम था, गोर का उदय हुआ। अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र में एक छोटा सा राज्य डेवलप हुआ जिसका नाम था गोर। गोरी इसी राज्य का स्वामी था। यहीं का राजा था कौन, मोहम्मद गोरी। गोर राज्य का छोटा सा एक पहाड़ी राज्य था, वहीं का राजा था मोहम्मद गोरी। यही गोरी 1175 से 1206 ईस्वी तक भारत पर अनेक बार आक्रमण किया। और क्षेत्रों को जीता। गजनवी का उद्देश्य क्या था, भारत से धन लूटना, और गोरी का उद्देश्य क्या है, भारत में साम्राज्य की स्थापना। तुलनात्मक दिमाग में रखोगे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गोरी का उद्देश्य है भारत में साम्राज्य की स्थापना, और गजनवी का उद्देश्य है भारत से साम्राज्य धन को लूटना। भारत पर अनेक बार आक्रमण किया और भारत के काफी क्षेत्रों को जीत लिया। भारत पर गोरी का प्रथम आक्रमण गजनी का प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था और कब हुआ था? 1000 ईस्वी में। कहाँ पे? हिंदू शाहिया वंश के खिलाफ। इसका प्रथम आक्रमण 1175 में हो रहा है। अर्थात कितना साल बाद, 75 साल बाद 1000 में आक्रमण किया। 175 पौने 200 वर्ष बाद दूसरा आक्रमण हो रहा है तुर्कों का 1175 ईस्वी। यह गुजरात में किया था। गुजरात पर पहला आक्रमण हुआ गोरी का। जबकि गजनी का पहला आक्रमण कहाँ हुआ? हिंदू शाहिया वंश, और हिंदू शाहिया वंश अफगानिस्तान के काबुल घाटी में शासन कर रहा था। ये चीज सीधे चलाया कहाँ पे? गुजरात। गजनवी के आक्रमण के समय हिंदू शाहिया वंश के शासक थे जयपाल। ठीक,
और जब गौरी आक्रमण किया तो यहाँ पे भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय, भीम द्वितीय या उनको दूसरा नाम मिलता है मूलराज द्वितीय शासन कर रहे थे। अब याद करो, जब सोमनाथ मंदिर को गजनवी लूटा तब कौन यहाँ पे शासक थे? भीम प्रथम या मूलराज प्रथम। वो भी चालुक्य वंश के हैं और ये भी चालुक्य वंश के हैं, वंश वही चल रहा है। भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय चालुक्य वंश के शासक थे। क्लियर हो रहा है? चालुक्य वंश ये भी और चालुक्य वंश के वो भी। ये अल्प वयस्क थे, नाबालिग थे। भीम द्वितीय जो है नाबालिग थे। जब शासक नाबालिग होता था तो उसकी माता क्या होती थी? संरक्षिका होती थी, संरक्षिका। तो इनकी संरक्षिका इनकी माता थी जिनका नाम था नयनिका देवी। इनकी माता का नाम था भीम द्वितीय के नयनिका देवी। और इन्होंने स्वयं सेना का संचालन किया और गौरी से माउंट आबू का युद्ध लड़ा गया 1175 में। माउंट आबू का युद्ध 1175। एक तरफ है भीम द्वितीय और दूसरी है वो है गौरी। भीम द्वितीय की सेना का संचालिका है नयनिका देवी, इनकी माता। एक पृथ्वीराज चौहान की मौसी थी। पृथ्वीराज चौहान की माता ये 3 बहनें थी और तीनों के तीनों महान योद्धा थे। हाँ? दरअसल इनके भाई कोई नहीं थे, जैसे कि आनंदपाल तोमर थे, कोई लड़के नहीं थे, तीनों लड़कियां ही थी। और तीनों की शादी एक तो यहाँ के पृथ्वीराज चौहान के पिता से हुई थी, एक की शादी यहाँ गुजरात में हुई थी, और एक की माता के पुत्र था जयचंद। तीनों राजकुमारियां 3 जगह ब्याही गई थी। भीम द्वितीय शासक थे, नयनिका देवी की माता थी जो सेना का संचालन कर रही थी। एक तरफ तो गौरी पूरी तरीके से पराजित हुआ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये बहुत गुजरात के बहुत बहादुरी की वजह से नहीं, ऐसा कुछ इनके उपाधि नहीं है। गौरी की प्रथम पराजय, भारत भूमि पे पहला आक्रमण और पहली बारी गौरी पराजित हो गया। किस युद्ध में? माउंट आबू के युद्ध में। तो नीचे लिखो कि भारत भूमि पर गौरी की प्रथम पराजय किस युद्ध में? माउंट आबू के युद्ध में। किसके बीच हुआ था? भीम द्वितीय और गौरी के बीच। क्लियर? भारत भूमि पर गौरी का पहली हार। गौरी वापस चला गया हार के। अब देखो भारत क्यों न गुलाम है। ये अपने यहाँ का योग्य शासक जयपाल एक बार हार गए, इतना शर्मा गए कि अपने आप को जो है आग में झोंक दिया। एक ये है बुरी तरीके से पराजित हो रहा है, अब भाग के जाके तैयारी कर रहा है। गौरी का दूसरा आक्रमण भारत पर गौरी का दूसरा आक्रमण।
प्रथम आक्रमण कब हो रहा है? 1178 नहीं 1178 है। 75 में वो पहला नहीं करा क्षेत्रीय में गुजरात पे आक्रमण जो कर रहा है 1178 75 को 78 कर जो माउंट आबू का युद्ध लड़ा गया 1178 में लड़ा गया 75 हम गुलबर्ग बोल दिए। भारत में मोदी का प्रथम आक्रमण होगा 1175 होगा। प्रथम तो 1175 है, लेकिन माउंट आबू का युद्ध 1178 है। प्रथम आक्रमण मुल्तान पे किया था वो 1175 में, लेकिन जो माउंट आबू का युद्ध लड़ा गया वो 1178 में। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान में। माउंट आबू के आगे पोस्ट में राजस्थान लिख लेना, क्योंकि स्थान पूछता है माउंट आबू किस प्रदेश में। माउंट आबू का युद्ध 1178 में, हम 75 को ही साथ में लेके चल दिए थे, उसको 75 को 78 बनाओ। अब प्रथम आक्रमण 1175, ठीक, वो फ्लो में आ जाता है। चलिए अगला आक्रमण जो इसका हो रहा है 1191 1175 प्रथम, 1178 माउंट आबू का युद्ध और 1191 तीसरा आक्रमण। 1191 नहीं तो पहला 75, दूसरा माउंट आबू का फिर चला गया था ना, फिर आया तो 78 में दूसरा हो गया, और फिर 91 75 78 91 75 78 91 75 में प्रथम आक्रमण बहुत फेमस नहीं है। 78 में माउंट आबू का युद्ध लड़ा, दूसरा आक्रमण, और 1191 तीसरा आक्रमण। 1191 तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम, तराइन का प्रथम युद्ध। ये किसके पीछे भी चला गया था? पृथ्वीराज चौहान का मतलब पृथ्वीराज कौन थे? यह युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज तृतीय, और एक तरफ कौन थे? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि थी राय पिथौरा। राय पिथौरा की उपाधि थी। गोरी पराजित और एक